गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब अकार्बनिक रसायन, जिसका पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम। तो उसका पहला चैप्टर क्या है? तो सबसे पहला चैप्टर हमने देखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, परमाणु संरचना। तो इसी के बारे में हमको आज पढ़ना है, परमाणु संरचना के बारे में। तो हिंदी में ये हमारा हो गया परमाणु संरचना। नाम से ही इसमें समझ में आ रहा है कि हमको इस चैप्टर में परमाणु के बारे में पढ़ना है। जो परमाणु होते हैं पूरे ब्रह्मांड में क्या होते हैं, एटम्स पाए जाते हैं, और वो कैसे होते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में हमको डिटेल में और बहुत अच्छे से ही पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं परमाणु की। परमाणु मतलब अणु, जो हमारा एटम होता है। इसको किसने बताया था? तो परमाणु का जो डेफिनेशन होता है उसको दिया था किसने? जॉन डाल्टन ने। ठीक है, जॉन डाल्टन साइंटिस्ट थे जिन्होंने परमाणु के बारे में हमको बताया था कि परमाणु कैसे होते हैं, कि वे तत्व या एलिमेंट्स जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं या एटम कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला हेडिंग रहेगा इस चैप्टर का वो यही रहेगा, परमाणु या एटम। ओके, तो सबसे पहला हेडिंग हमारा यही डाल देते हैं, एटम, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, परमाणु। तो डेफिनेशन, इसका एक डेफिनेशन तो समझ में आ गया, जो किसी भी रासायनिक अवस्था में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अब क्यों भाग लेते हैं रासायनिक अवस्था में? क्योंकि इसका रीजन क्या है कि क्योंकि जो परमाणु होते हैं, जो एटम होते हैं, वो कैसे होते हैं, जनरल स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। मतलब वो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में, फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। इसलिए वो क्या करते हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रहते, क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं। तभी वो क्या करते हैं, दूसरे के साथ, किसी दूसरे भी परमाणु के साथ क्रिया करते हैं और क्रिया करके अपने आप को स्थायी कर लेते हैं। ठीक है, तो एटम का डेफिनेशन समझ में आ गया, जो क्या करते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और अणु से, परमाणु से अणु में बदल जाते हैं। क्या कहलाते हैं? परमाणु या एटम कहलाते हैं। लाइक एग्जांपल की बात करते हैं, तो जैसे इसका एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन, एक H है। ठीक, तो हाइड्रोजन का ये क्या है, परमाणु है। ठीक, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, कार्बन C, एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक, तो ये कैसे होती है, ये सिंगल है, अभी जो सिंगल है। ठीक, मतलब ये अभी कैसे है, अनस्टेबल है, अस्थायी है, और जैसे ही किसी दूसरे परमाणु से क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, स्थायी हो जाएगा और अणु में बदल जाता है। ठीक है, तो परमाणु हमको समझ में आ गया कि परमाणु क्या होते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आसानी से जो भाग लेते हैं वही क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है परमाणु, अणु तो हो गया, परमाणु हो गया। अब परमाणु के बाद क्या बनता है, परमाणु से ही अणु बनता है। मतलब जब दो या दो से अधिक एटम्स क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद मॉलिक्यूल में चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग रहेगा वो क्या है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया अणु। तो अणु किससे मिलके बनता है, तो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलके क्या बनता है, अणु बनता है। तो जब दो या दो से अधिक जो परमाणु होते हैं वो क्या बना लेते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद अणु में बदल जाते हैं। ठीक है, तो अणु जो है वो किससे मिलके बना है, वो परमाणु से मिलके बना हुआ है। ठीक, लेकिन अब जो अणु होता है, जो हमारा मॉलिक्यूल है, वो दो टाइप्स का हो सकता है, दो टाइप का ही होता है जनरल। एक होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखिए इसका दो टाइप यहाँ पे एक लिखा हुआ है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और दूसरा है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके हिंदी में क्या बोलते हैं, नाम पे ध्यान देना, होमो एटॉमिक मतलब समपरमाण्विक अणु, और दूसरा क्या है, हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो मतलब होता है विषम परमाण्विक अणु, सम और विषम।
नाम से ही समझा रहे ना, समपरमाणविक ऐसा अणु जो समान परमाणु से मिलकर बना होता है, जिसमें परमाणु सेम होते हैं, वो हमारा समपरमाणविक कहलाता है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं तो अगर इसका एग्जांपल देखेंगे समपरमाणविक का, जैसे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, O प्लस O, दोनों समान परमाणु है, दोनों सेम है, तो क्या बना लेगा O2। तो O2 जो हमारा अणु बना वो कैसा अणु है, वो समपरमाणविक है, क्योंकि वो समान परमाणु से मिलके बना होता है। ठीक, और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे N प्लस N, तो क्या बना लेगा बच्चों, N2 बना लेगा। तो N2 जो अणु है वो कैसा अणु है, ये भी समपरमाणविक है, क्योंकि ये समान परमाणु से मिलके बना हुआ है। ठीक है ना, तो समपरमाणविक अणु मतलब ऐसा अणु जो समान परमाणु से मिलके बना होता है, समपरमाणविक या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। ओके, सेकंड क्या है हमारा, विषम परमाणविक, जिसको क्या बोलते हैं, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, विषम परमाणविक अणु, ऐसा अणु जो अलग अलग परमाणु से मिलके बना होता है, जिसमें अलग अलग अणु भाग लेते हैं। लाइक एग्जांपल देखते हैं इसका, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे CO2, तो CO2 एक अणु है, लेकिन देखिए इसके सूत्र में आपको दोनों अलग अलग परमाणु दिख रहे हैं। यहाँ पे कार्बन भी है और यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, अलग अलग परमाणु से मिलकर बना है, इसलिए CO2 जो है वो विषम परमाणविक है। और भी एग्जांपल, जैसे जल, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, तो वाटर में देखिए H है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब ये भी अलग परमाणु से मिलकर बना है, अलग अलग, इसलिए इसको विषम परमाणविक। और बहुत सारे एग्जांपल बोल सकते हैं, जैसे HCl, अमोनिया एक्सेट्रा। तो सूत्र देख के आप पहचान सकते हैं कि वो जो अणु है वो समपरमाणविक है या विषम परमाणविक है। अगर एक ही परमाणु दिखाई दे रहा है पूरे सूत्र में तो वो समपरमाणविक हो जाएगा, अगर अलग अलग परमाणु दिख रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, विषम परमाणविक या हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल सा टॉपिक था, ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था चैप्टर का कि परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं, हर परमाणु का एक अपना भार होता है। जैसा कि हमने जाना है आवर्त सारणी से, हमको मालूम है कि हर परमाणु का क्या होता है, अपना एक भार होता है, जिसको हम इसके मात्रा को, इसके यूनिट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, AMU से। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा AMU, इसको फुल फॉर्म में क्या बोला जाता है, एटॉमिक मास यूनिट। A मतलब एटॉमिक, M मतलब मास और U मतलब यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट एक परमाणु की क्या होती है, ये द्रव्यमान की इकाई होती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान की इकाई। हिंदी में क्या बोलेंगे, परमाणु द्रव्यमान की इकाई या एटॉमिक मास यूनिट। इसका एक वैल्यू होता है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, AMU आपको शॉर्ट में दिख रहा होगा ना, तो इसका यूनिट जो होता है, इसका जो वैल्यू होता है, तो 1 AMU बराबर कितना होता है, तो इसका मान नोट कर लेंगे कॉपी में, 1.661 इंटू, ये इंटू का सिंबल है, ठीक है, इंटू 10⁻18 माइक्रोग्राम। तो एक AMU का जो वैल्यू होता है वो कितने ग्राम के बराबर होता है, माइक्रोग्राम के, तो 1.661 इंटू 10⁻18 माइक्रोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू को याद कर सकते हैं आप, इसको याद करना है, क्योंकि ये कभी अगर क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कि एक AMU कितने बराबर होता है, इसका वैल्यू क्या है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा एटॉमिक मास यूनिट। अब इसके बाद आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमको पढ़ना है एटम के बारे में, वो है एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम जो होता है, जो परमाणु होता है, उसका एक मॉडल, एक स्ट्रक्चर बताया था। ठीक है, तो वो क्या था स्ट्रक्चर, और वो स्ट्रक्चर हमको देखना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले रदरफोर्ड के अनुसार एक क्या था, परमाणु लिया था उन्होंने, ठीक है, और उस परमाणु में लाइक परमाणु इस टाइप का दिखाई देता है, बीच में ये जो छोटा सा दिख रहा है इसको हम बोलते हैं केंद्र, जिसका नाभिक कहलाता है, जो न्यूक्लियस होता है, और इतना बड़ा एक परमाणु है। ठीक है, एक परमाणु हम मान के चल रहा है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, अपने मॉडल में सबसे पहले एक परमाणु लिया और उस परमाणु में अल्फा रेस, ठीक है, अल्फा कण का क्या किया, बौछार कर दिया। ये परमाणु है, ठीक है, और इसमें क्या कर दिए, अल्फा रेस का बौछार। ठीक है, बम्बार्डमेंट किया,
तो अल्फा रेज जब इस परमाणु से टकराया तो क्या हुआ, कुछ रेज सीधे बाहर निकल गया, ठीक है, कुछ रेज क्या हुआ, सीधे बाहर निकल गया, लेकिन कुछ रेज जो था वो टकराने के बाद वापस आ रहा था। मतलब जो कुछ रेज को उन्होंने देखा कि कुछ तो सीधा निकल जा रहा है लेकिन कुछ वापस भी आ रहा है, तो वापस कैसे, कहाँ से आ रहा था, तो उन्होंने देखा कि ध्यान दिया कि जो रेज वापस आ रहा था वो परमाणु के बीच से, उसके केंद्र से वापस आ रहा था। मतलब क्या पता चला कि परमाणु जो है उसे केंद्र में, उसके सेंटर में कुछ ऐसा भाग है, कुछ ठोस भाग है, जिसकी वजह से रेस क्या है वो बाहर नहीं जा पा रहा है, वो उससे टकरा रहा है और टकराने के बाद वापस आ जा रहा है। तब पता चला कि परमाणु के केंद्र में एक ठोस भाग होता है, ठीक है, सॉलिड पार्ट होता है, जिसको नाम दिया गया नाभिक। क्या नाम दिया गया बच्चों, नाभिक या न्यूक्लियस नाम दिया गया, ठीक है। तो ये तो केंद्र की बात हो गई, लेकिन कुछ रेस क्या था जो सीधे बाहर निकल जा रहा है। इसका मतलब ये भी पता चल रहा है कि जो परमाणु है उसमें कुछ खाली जगह भी है, मतलब केंद्र के चारों ओर खाली जगह है, वैकेंट स्पेस है, जिसकी वजह से कुछ जो रेज है वो सीधा परमाणु के पार हो जा रहा है, ठीक। तो ये पता चल गया कि परमाणु में क्या होता है, बीच में नाभिक होता है जिसको नाभिक या न्यूक्लियस बोलते हैं, और नाभिक के चारों ओर खाली जगह होता है, ठीक। और स्टडी किया गया तो ये भी पता चला कि जो नाभिक होता है उसके चारों जो खाली जगह होता है, उस खाली जगह में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। खाली जगह में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो ये पता चला कि परमाणु में नाभिक में तो होता है, लेकिन नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। ये तो नाभिक के चारों ओर की बात हो गई। अब नाभिक के अंदर, तो उन्होंने सोचा कि अब ये जो नाभिक है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, तो उसका स्टडी करने पे पता चला कि जो नाभिक होता है, जो न्यूक्लियस है, उसमें दो और सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं, तो नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है या न्यूट्रल होता है, ओके। तो इस प्रकार से ये पता चलता है कि जो एटम है, एटम मतलब जो हमारा परमाणु है, उसमें वो 3 सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। मतलब कोई भी परमाणु जो होता है वो 3 माइक्रो पार्टिकल्स, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। कौन कौन से, पहला इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। तो ये 3 कण पाए जाते हैं परमाणु में, ओके। तो हमको समझ में आ गया कि परमाणु किससे मिलकर बना है, तो परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, ओके। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर पाया जाता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ओके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये परमाणु के नाभिक के अंदर, नाभिक के अंदर न्यूक्लियस में ये पाए जाते हैं, है ना। तो ये था इसका रदरफोर्ड के द्वारा एटॉमिक मॉडल, जिसको उन्होंने बताया था। अब इसे क्वेश्चन क्या आएगा, तो क्वेश्चन 2 टाइप से आता है इसे, या तो सबसे सिंपल एक तो यही पूछ देगा कि एटॉमिक मॉडल, परमाणविक मॉडल किसने दिया, तो रदरफोर्ड ने दिया था, ये पहला हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये पूछ सकता है कि रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में किस कण का प्रयोग किया था, तो किस रेस का उपयोग किया था, अल्फा रेस का उपयोग किया था, क्योंकि अल्फा रेस का ही तो बौछार किया था, ठीक है। तो ये भी पूछता है, इसको भी याद रखना हमको कि रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल में अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया था, अल्फा रेज स्कैटरिंग, अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया था, ओके बच्चों। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हमारा बनता है, ठीक है ना, समझ में आया आपको। तो ये हो गया हमारा मॉडल। अब इसके बाद हमको तो मालूम चल गया कि एटम में, परमाणु में 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसके बारे में हमको और जानना है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है और न्यूट्रॉन। चलिए बच्चे तो आगे बढ़ते हैं इसमें, अब इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स, है ना, इम्पोर्टेंट पार्टिकल ऑफ एटम। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो परमाणु है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्टिकल कौन कौन से हैं, तो हमको मालूम है इलेक्ट्रॉन है, उसमें प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। 3 इम्पोर्टेंट पार्टिकल होते हैं, ठीक है। अब तीनों को हमको 1 बाय 1 एक एक करके अच्छे से पूरी जानकारी के साथ उसको पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं उसको। तो पहला
पहला जो हमारा पार्टिकल है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहला हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को हम ई माइनस, ठीक है ना, शॉर्ट में जब इसको लिखते हैं हम तो ई माइनस, मतलब क्यों, क्योंकि ई मतलब इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इसलिए इसको ई माइनस से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके। दूसरा, अब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था किसने, सर जे थॉमसन और क्रूक्स ने किया था। दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलकर इसका डिस्कवर किया, सर जे थॉमसन और क्रूक्स। दोनों साइंटिस्ट के नाम को याद रखना है हमको, क्योंकि नाम से भी क्वेश्चन आता है, साइंटिस्ट के नाम भी पूछ देते हैं कभी कभी, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाता है ना। तो दो साइंटिस्ट ने इसका डिस्कवर किया था, सर जे थॉमसन और क्रूक्स। ओके बच्चों। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, तो जैसा कि अभी हमने देखा कि परमाणु के नाभिक के, जो परमाणु होता है बड़ा सा, उसकी जो नाभिक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के चारों ओर जो खाली जगह होता है वहां पे क्या पाया जाता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ओके। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है ये भी मालूम चल गया, डिस्कवर किसने किया, सर जे थॉमसन और क्रूक्स ने। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको क्या देखना है कि इलेक्ट्रॉन का भार, इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, आवेश तो माइनस होता है लेकिन उसका वैल्यू क्या है, तो वो सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। चलिए तो आगे इसको और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मास, है ना, इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का भार। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका भार किलोग्राम में कितना होता है, देखिए इसका वैल्यू आपको दिख रहा होगा 9.1 इंटू, ठीक है, वो इंटू का सिंबल लगा हुआ है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ओके। ये वैल्यू को याद रखना है हमको, बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये आगे न्यूमेरिकल में काम आएगा। इलेक्ट्रॉन का भार तो 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ठीक, किलोग्राम में होता है, लेकिन इसको ग्राम में जब चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ग्राम में चेंज करने पे इसका वैल्यू हमको मिलेगा 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। ग्राम में चेंज हो गया, किलोग्राम में और ग्राम में, ठीक। और एक और मात्रा कौन सा पढ़ेंगे हम, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। तो AMU में इसका वैल्यू देख लेते हैं, तो इसका वैल्यू होता है 0.005 AMU, एटॉमिक मास यूनिट में इसका भार इतना पाया जाता है, ठीक है। बहुत हल्का दिख रहा है आपको इसका भार, क्योंकि लगभग 0.0005 है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है पूरे परमाणु में तो सबसे हल्का, क्योंकि परमाणु में 3 कण होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो तीनों में सबसे हल्का कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, सबसे हल्का पार्टिकल है ये, ठीक। तो ये तो बात हो गई किसके, इलेक्ट्रॉन के भार की, ठीक। द्रव्यमान हो गया। अब दूसरा आता है चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, आवेश की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो चार्ज मतलब होता है आवेश, और ये क्या था, उसका द्रव्यमान या भार बोलिए। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो कितना होता है, तो आवेश तो नेगेटिव होता है, लेकिन उसका वैल्यू क्या है, तो इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का नेगेटिव। ये जो वैल्यू है उसका कूलम का क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। ओके बच्चों, तो ये वैल्यू को याद रखना है, आवेश का वैल्यू भी हमको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये भी हमको न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा, ठीक। आवेश तो हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आवेश के बाद तीसरा जो आता है वो है विशिष्ट आवेश, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल चार्ज। तो वो कितना होता है, तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो है स्पेशल चार्ज। स्पेशल चार्ज मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसको हम विशिष्ट आवेश, ठीक है बच्चों। तो विशिष्ट आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, तो विशिष्ट आवेश होता है, पहले बात तो इसका फॉर्मूला होता है आवेश विशिष्ट आवेश निकालने का, आवेश बटा मास। देखिए लिखा है चार्ज बाय मास, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम, आवेश बटे द्रव्यमान, ठीक है। तो विशिष्ट आवेश जब भी निकालेंगे तो हमको क्या, अगर याद नहीं है तो आवेश, जो आवेश का वैल्यू है उसको हम लोग को डिवाइड करना है किसके, उसके द्रव्यमान से। द्रव्यमान में किलोग्राम है, ग्राम है, AMU है, U है, तो किसी से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं।
ठीक है ना बच्चों। तो जब दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं, दोनों की वैल्यू को, जैसे यहाँ पे केजी है और यहाँ पे, तो देखो केजी वाला आवेश कितना है 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है, और बटे में द्रव्यमान रख दिया, द्रव्यमान में कौन सा रख दिया 19.1 इंटू 10⁻31 केजी, दोनों का मान रख दिया। तो जब दोनों को डिवाइड किया, आवेश और द्रव्यमान को जब डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा विशिष्ट आवेश। तो लगभग इसका वैल्यू कितना मिलेगा हमको यहाँ पे, तो इसका वैल्यू हमारे पास आएगा 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। मात्रा समझ में आ रहा है ना, कूलाम पर केजी, क्योंकि आवेश कूलाम में था और द्रव्यमान केजी में था, इसलिए क्या हो जाएगा कूलाम पर केजी। तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। समझ में आ रही मेरी बात आपको। तो ये हमको याद रखना है, ये सारा चीज आपको याद करने का है। सारी वैल्यू फिक्स वैल्यू है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कभी इसका मास या कभी इसका आवेश बदल जाएगा, इसलिए ये बदलेगा नहीं, ये निश्चित वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू है, इसलिए ये सारे वैल्यू को हमको याद करना है। ठीक, तो इतना काम आपको रहेगा अपने कॉपी में लिखना और उसको याद करना। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद दूसरा जो कण है इलेक्ट्रॉन के बाद, वो है हमारा प्रोटॉन। अब देखते हैं बच्चों प्रोटॉन के बारे में देख लेते हैं। तो अब प्रोटॉन क्या होता है, चलिए तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा सेकेंड नंबर प्रोटॉन। ठीक, अब प्रोटॉन का सिंबल तो हमको समझ में आ गया है, इसमें प्लस चार्ज होता है और पी, क्योंकि प्रोटॉन का पी लेंगे और उसमें प्लस आवेश, तो पी प्लस से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और अब इसका डिस्कवर किसने किया, तो इसका डिस्कवर किसने किया था देखेंगे, डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। किसके द्वारा इसको खोजा गया है, गोल्डस्टीन साइंटिस्ट का नाम है, इसको आप याद करना है आपको। ठीक है, इसको हाईलाइट करके सारे जितने भी साइंटिस्ट के नाम मैं आपको बताते जा रही हूँ उसको लिख के हाईलाइट करके आपको याद रखना है, ठीक है ना बच्चों। तो किसने इसका डिस्कवर किया था, गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन का डिस्कवर किया गया, खोजा गया है उसको। ठीक, अब प्रोटॉन का भी हमको क्या क्या देखना है, उसका द्रव्यमान देखना है, उसका आवेश देखना है और उसका विशिष्ट आवेश। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो नंबर 1 क्या है हमारा पहला टॉपिक, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक, तो द्रव्यमान कितना होता है इसका देखते जाएंगे, 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ठीक, किलोग्राम में कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ग्राम में चेंज करेंगे इसी वैल्यू को, तो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम हो जाएगा। ठीक, ये सारा इंटू में है और यहाँ पे 67 भी लिख सकते हैं, आगे नहीं लिखा हुआ है, तो 1.67 में आ जाएगा। और इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो देखो यहाँ पे 10⁻27 ग्राम था, किलोग्राम था, ग्राम में चेंज करिए तो कितना हो गया 10⁻24 ग्राम हो गया, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा जो यूनिट है वो है AMU। तो इसका भार कितना होता है 1.0073 AMU। तो काफी थोड़ा भारी दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन से ये भारी होता है क्योंकि उसका जो AMU में वैल्यू था वो 0.0005 था, बट ये कितने में है, ये 1 पॉइंट में है, तो ये इलेक्ट्रॉन से भारी होता है। ओके, तो ये हो गया द्रव्यमान। अब दूसरा देखते हैं इस पे आवेश, इसका चार्ज कितना होता है। तो आवेश की बात कर रही हूं मैं अभी, आवेश, तो आवेश जो होता है वो सेम वैल्यू है, जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश था उसका मान और प्रोटॉन में जो आवेश है उसका मान समान होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। कूलाम का पॉजिटिव हो जाएगा, ये केवल डिफरेंस कहाँ पे है, उसके आवेश में। इलेक्ट्रॉन जो था वो नेगेटिव में था और ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटॉन का आवेश। अब आवेश के बाद तीसरा क्या रहेगा, विशिष्ट आवेश, जिसको क्या बोलते हैं स्पेशल चार्ज। इसका फिर वही फॉर्मूला क्या था, आवेश बटे द्रव्यमान, ठीक है ना। आवेश को, जो आवेश है हमारा आपको दिख रहा है 1.6 इंटू 10⁻19 आवेश, और बटे द्रव्यमान से इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपको वैल्यू दिख रही है 1.6 इंटू 10⁻19, ये आवेश हो गया, और बटे में द्रव्यमान, द्रव्यमान में किलोग्राम का रख दिया हमने 1.673 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तब हमको यहाँ पे एक वैल्यू मिल रही है 0.956 इंटू 10⁸ कूलाम पर केजी। तो ये क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन का
विशिष्ट आवेश। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। ओके बच्चों, तो ये हमारा दो टॉपिक हो गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन को जनरल हम P+ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, ये तो जनरल कॉमन सा सिंबल है, लेकिन इसको 1H1 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो कभी 1H1 लिखा भी हो तो उसको समझ जाएंगे कि वहां पे क्या बोल रहा है, वो एक प्रोटॉन है। ठीक है ना, दो टॉपिक हो गया। अब तीसरा इंपॉर्टेंट कण क्या था, न्यूट्रॉन। अब उसको देख लेते हैं। तो न्यूट्रॉन के बारे में आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है न्यूट्रॉन। ठीक, अब न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो न्यूट्रॉन का खोज किया था डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। साइंटिस्ट के नाम को याद रखेंगे, जेम्स चैडविक नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अब इसका मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का भार, द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका द्रव्यमान होता है किलोग्राम में, देखिए 1.674, लगभग प्रोटॉन के जितना आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, बस थोड़ा सा अंतर है। वहां पे क्या था 1.673 और यहाँ पे क्या है 1.674 और इनटू में वही है 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब ग्राम में चेंज करेंगे तो 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, और जब AMU में देखेंगे तो ये है 1.0087 AMU। तो ये आपको प्रोटॉन से, अगर मैं प्रोटॉन से कंपेयर करूं तो थोड़ा सा ये प्रोटॉन से भारी होता है। ठीक है ना, तो तीनों कण में अगर देखा जाए तो सबसे हल्का, तीनों कण में सबसे हल्का कौन था, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का था, उससे भारी प्रोटॉन, और प्रोटॉन से भी भारी किसको बोलेंगे, न्यूट्रॉन होता है। मतलब परमाणु में सबसे भारी, सबसे हैवी पार्टिकल न्यूट्रॉन होता है। ओके, तो ये हो गया न्यूट्रॉन का द्रव्यमान या मास। अब आता है क्या, हमने क्या पढ़ा है, उसके बाद आवेश पढ़ा है ना, लेकिन जो न्यूट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, कैसा होता है, उदासीन होता है, इसलिए इसमें कोई आवेश नहीं होता। और न्यूट्रॉन को जनरल हम N0 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। 0 मतलब इसके आवेश को बता रहा है कि इसमें कोई आवेश नहीं होता है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना N0 से। तो ये न्यूट्रल होता है, एक उदासीन कण होता है जिसमें केवल क्या इसका पढ़ना है, हमको केवल इसका भार देखना है, क्योंकि इसमें आवेश 0 होता है। अब बताइए, आवेश 0 है तो विशिष्ट आवेश क्या होगा, तो विशिष्ट आवेश भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमको जो याद रखना है केवल इसका भार याद रखना है। ठीक, और तीनों पार्टिकल में भार की दृष्टि से, ठीक है, भार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो तीनों कणों में सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन, इसको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का, इलेक्ट्रॉन से भारी प्रोटॉन और सबसे भारी न्यूट्रॉन होता है। ठीक है ना, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो आप लोग सारे वैल्यू जितने भी मैंने परमाणु का आपको द्रव्यमान बताया है, आवेश बताया है और विशिष्ट आवेश, उसको याद करना है। ठीक, वो काम आपका रहेगा, उसको अच्छे से याद करके आएंगे। और दूसरी बात, सारे सबका साइंटिस्ट का नाम, ठीक है ना बच्चों, सबके साइंटिस्ट के नाम को अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक, तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंट पार्टिकल या महत्वपूर्ण कण। अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या दिख रहा है हमको, परमाणु एटॉमिक नंबर, जो हमने पहले भी पढ़ चुका है, एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक क्या होता है, ठीक, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बोलूं मैं आपको, इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे हम किसी एग्जांपल की बात करते हैं कि किसी भी परमाणु क्रमांक, जैसे मैं बोलूं कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। ठीक, तो ये तो मालूम है परमाणु क्रमांक 6 है, लेकिन परमाणु क्रमांक है क्या है, एक परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो इसका एक फॉर्मूला देखिए तो आपको समझ में आएगा। एटॉमिक नंबर, सबसे पहली बात इसको हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों याद रखेंगे, कैपिटल Z कहीं भी लिखा है मतलब वो क्या है, उसका परमाणु क्रमांक को बता रहा है। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर मतलब कैपिटल Z इसका सिंबल हो गया। अब परमाणु जो क्रमांक है वो है क्या, तो वो किसके बराबर होता है, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या या
नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या, ठीक है ना। मतलब क्या बोल रहा है, जो परमाणु क्रमांक है वो किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या या उसको बोलिए प्रोटॉन की संख्या, वही क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं इसका। लाइक कार्बन एटॉमिक नंबर 6 और इसका भार 12 होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं परमाणु क्रमांक तो 6 हमको मालूम है, लेकिन अगर बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन कितना है, तो परमाणु क्रमांक की क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। मतलब कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, और उसी को प्रोटॉन की संख्या भी बोलते हैं हम। मतलब प्रोटॉन भी कितना है, तो ये भी 6 है। समझ में आया। तो कार्बन में जो परमाणु क्रमांक हमको 6 दिख रहा है, यही क्या है, यही 6 इलेक्ट्रॉन है और यही प्रोटॉन कहलाता है। तो परमाणु क्रमांक को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं और प्रोटॉन भी बोलते हैं। समझ में आई मेरी बात। तो ये हो गया हमारा परमाणु क्रमांक, और इसका सिंबल स्पेशली याद रखेंगे कैपिटल Z होता है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये हो गया परमाणु क्रमांक। अब जो दूसरा हेडिंग है हमारा वो है परमाणु भार, एटॉमिक मास। अब ये क्या होता है, परमाणु का भार जो है वो क्या है, किससे मिलके बना है भार, तो उसका डेफिनेशन देखते हैं, फॉर्मूला। तो सबसे फर्स्ट इसका सिंबल ध्यान देंगे, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब हमारा टॉपिक क्या है, परमाणु द्रव्यमान, जिसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका भी सिंबल याद रखना है हमको। और ये होता क्या है, भार जो होता है, तो देखिए हमने देखा था जो परमाणु होता है तो केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होता है। यही देखा ना परमाणु की संरचना, ऐसी होता है परमाणु। केंद्र में प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, इतना हमने मालूम है हमको। अब जो परमाणु है, आपको मैंने पहले बताया इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे हल्का होता है ना, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है, उससे भारी प्रोटॉन और उससे भी भारी न्यूट्रॉन। तो जो परमाणु है, इस ये पूरे परमाणु का जो भार है उसके नाभिक में है, जो इसका भार है वो कहाँ पे है, उसके नाभिक में स्थित है, क्योंकि सबसे भारी भारी जो कण है वो नाभिक में ही बैठे हुए हैं, है ना। तो किसी भी परमाणु का जो भार होता है वो उसके नाभिक में होता है, और नाभिक किससे मिलके बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। मतलब ये कि परमाणु का जो भार है, संपूर्ण भार, वो परमाणु के अंदर उपस्थित उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। देखिए फॉर्मूला भी वही लिखा है, परमाणु द्रव्यमान बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब परमाणु द्रव्यमान जो है वो प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तब दोनों को आप टोटल कर देंगे तब क्या निकल जाएगा, उस परमाणु का द्रव्यमान निकल जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात आपको। तो किसी भी परमाणु का जो भार है वो कहाँ पे है, तो सबसे पहली बात याद रखेंगे, परमाणु का भार उसके नाभिक में होता है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम जोड़ देते हैं, दोनों की संख्या को टोटल करते हैं, तब उस परमाणु का भार निकलता है। ठीक, इसको एग्जांपल से और समझते हैं। लाइक हमारे पास एक परमाणु है, सपोज कार्बन को ही ले रही हूं मैं फिर से, कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और भार 12। ठीक, अब कार्बन में अगर मैं बोलूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना है, तो क्या हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वो परमाणु क्रमांक को बोलते हैं। तो परमाणु क्रमांक 6 है, तो इलेक्ट्रॉन तो 6 हो गया और प्रोटॉन भी 6 हो गया। ठीक, अब क्या बचा, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है, उसके नाभिक में होता है, और न्यूट्रॉन जो है और प्रोटॉन जो है वो दोनों का टोटल है क्या है, उसका भार। तो देखिए इसका भार हमको मालूम है 12 है ना, कार्बन का भार 12 है। तो ये जो 12 है ये प्रोटॉन है इसमें और न्यूट्रॉन दोनों से मिलके बना है 12। ठीक, तो अगर हमको अब मैं न्यूट्रॉन निकालना है इसमें से, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो प्रोटॉन को माइनस कर देते हैं इसके भार से। टोटल भार 12 है और प्रोटॉन कितना है इसमें 6, तो 12 में से 6 अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो न्यूट्रॉन भी कितना है 6, तभी तो दोनों को टोटल करने पे कितना आया, 12 आया।
समझ में आ रही मेरी बात? मतलब न्यूट्रॉन को निकालने के लिए हमको प्रोटॉन परमाणु के भार से उसमें जो प्रोटॉन है उसको माइनस करना है, तब क्या निकल जाता है? न्यूट्रॉन। ठीक, ये तो एक एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 था और भार 7 होता है, यही पढ़ा है हमने। ठीक, अगर मैं बोलूं लिथियम में, ठीक, लिथियम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना है, ये एक समझो हमारा एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन बना लिया हमने इसका कि लिथियम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। चलिए तो निकालिए, तो इसको क्या क्या होना चाहिए। तो बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि परमाणु क्रमांक ही इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन 3 है और प्रोटॉन भी 3 है। ठीक, ये तो हमको उसके परमाणु क्रमांक से पता चल गया। अब क्या निकालना है? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो है वो कहाँ पे है? उसके भार में, लेकिन भार जो है इसमें प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? प्रोटॉन को माइनस करना पड़ेगा। टोटल भार जो 7 है उसमें से न्यूट्रॉन को माइनस कर दे, सॉरी प्रोटॉन को माइनस कर देते हैं, तो प्रोटॉन कितना है? 3। तो 7 में से 3 माइनस कर दिया तो न्यूट्रॉन कितना बचा भाई? तो न्यूट्रॉन 4 बचेगा, है ना। तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए, जरूरी नहीं है कि सभी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन समान हो। देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन न्यूट्रॉन बदल सकता है ना। न्यूट्रॉन जरूरी नहीं है कि जितना इलेक्ट्रॉन है या जितना प्रोटॉन है उतना ही न्यूट्रॉन हो, जरूरी नहीं है। ठीक, हाँ, बट ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये हमेशा सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही प्रोटॉन है और प्रोटॉन ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि दोनों का डेफिनेशन क्या है? क्योंकि दोनों क्या कहलाते हैं? परमाणु क्रमांक। समझ में आ रही मेरी बात? तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 2 टॉपिक हो गया, एक हो गया परमाणु क्रमांक और दूसरा हो गया परमाणु भार। ठीक, भार किससे मिलके बना है ये भी हमने देख लिया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके क्या बनता है? भार बनता है, परमाणु का भार। और परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को ही क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों? चलिए, तो ये तो हो गया हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट। अब इसके बाद एक बहुत ही बेसिक चीज जो आपको केमिस्ट्री के बारे में जानना है वो हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक, तो वो क्या है? देखिए, सबसे पहला हमको एक हेडिंग दिख रहा होगा, सेल। सेल हिंदी में इसको कक्षा या कोश बोलते हैं। इसको मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ, तो वो डायग्राम हम पहले देखते हैं तो वो ज्यादा समझ में आएगा हमको। देखिए, हमने पढ़ा है कि परमाणु जो होता है उसके बीच में नाभिक होता है। ठीक है ना, ये मैंने नाभिक बना दिया और नाभिक के चारों ओर खाली जगह होता है, तो उस खाली जगह में उसको डिवाइड कर दिए हम लोग उसमें ऐसी इस प्रकार से। ठीक है, ये पूरा सर्कल होता है, लाइक ये पूरा ऐसे गोल 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 इसको बना सकते हैं, मैं आधा बनाई हूँ। ठीक, तो ये परमाणु है, परमाणु के बीच में नाभिक है और नाभिक के चारों जो खाली जगह होता है उस खाली जगह में क्या पाया जाता है? कोश पाया जाता है। ठीक है, एक, दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, ऐसे आपको दिख रहा है ना। तो ये जो पहला वाला है, ये पहला वाले कोश को बोलते हैं के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, पी, क्यू, आर, पूरा पढ़ सकते हैं आप। ठीक, लेकिन चालू कहाँ से होता है? के से। ठीक, इसको नाम दिया गया है। तो जो हमारा ये सेल दिख रहा है, ये जो कोश है, ठीक है बच्चों, हिंदी में बोलते हैं कोश। तो कोश कितने प्रकार का होता है? 4 टाइप से। जनरल 4 प्रकार का ही पढ़ते हैं, आगे और भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा उसमें कोश की संख्या बढ़ती जाएगी, है ना। तो जनरल 4 देखना है हमको, के, एल, एम, एन, ये क्या हो गया? कोश हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये पहला कोश है, फिर ये दूसरा कोश, फिर तीसरा कोश, फिर चौथा कोश, ऐसा बोल सकते हैं ना। 4 कोश दिख रहा है हमको। अब कोश के बाद क्या आता है? तो कोश के अंदर होता है उपकोश, जिसको बोलते हैं सब सेल। ठीक है, और सब सेल जो होता है ये भी 4 प्रकार का होता है, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, ये हमारे होते हैं, क्या कहलाते हैं? उपकोश। अब उपकोश किसके अंदर होते हैं बोला हमने? कोश के अंदर होते हैं। अब कैसे होते हैं देखिए, तो पहला कोश क्या है? के। तो पहले कोश में एक उपकोश बस होता है, केवल एक ही उपकोश होता है, वो है एस। जब दूसरे में देखेंगे तो उसमें 2 हो जाएगा,
तीसरे में 3 हो जाएगा। ठीक, तो पहले में केवल 1 था, दूसरे में 2 हो जाएगा, S और P 2 दिख रहा है। तीसरे में जाएंगे तो S, P और D, और चौथे में S, P, D और F। मतलब जैसे जैसे कोष बढ़ता है वैसे वैसे उसके अंदर उपकोष भी बढ़ते जाता है। पहले वाले में केवल 1 उपकोष, दूसरे में 2 हो गया SP, तीसरे में SPD आ गया, चौथे में SPDF, पांचवे में जाएंगे तो 4 ही रहेगा क्योंकि उपकोष केवल 4 ही होते हैं। अब ऐसा नहीं कि पांचवे में 5 हो जाएगा, 5 कैसे होगा, 5 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि 4 ही होता है हमारे पास। तो समझ में आ रही मेरी बात? तो ये हो गया कोष और कोष के अंदर उपकोष। अब इसको नंबर करते हैं, देखेंगे भाई S सभी में है, सभी उप में आपको S दिख रहा है, तो इसको कैसे पहचानेंगे? तो इसको हम नंबर करते हैं। ये पहला वाला कोष है इसलिए इसको हम बोलते हैं 1S, दूसरे कोष को 2S 2P, ये तीसरा है इसलिए 3S 3P 3D, और 4S 4P 4D और 4F। ओके बच्चों, तो अब हमको समझने में दिक्कत नहीं जाएगा। अगर कहीं पे लिखा है 4S तब हम समझ में आ रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो 4S मतलब चौथे कोष के S उपकोष में है। ऐसे समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे अब और उसको बताती हूँ मैं आपको। तो ये तो हमारा हो गया कोष और कोष के अंदर उपकोष। ठीक है बच्चों, अब जो उपकोष होता है, उपकोष के अंदर, उपकोष हमारा 4 प्रकार का है ना। उपकोष के अंदर होता है कक्षक, कक्षक जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, कक्षक या ऑर्बिटल। अब ये कैसे होते हैं? तो देखिए S, पहले S की देखते हैं। तो S में एक कक्षक होता है। अब P में 3 कक्षक होता है। D में 5 कक्षक होता है, और F में 4 5 6 7 कक्षक होते हैं। तो हमने क्या देखा? कोष के अंदर उपकोष और उपकोष के अंदर कक्षक। तो S में एक कक्षक, केवल एक ही कक्षक होता है, इसको याद रखना है। P में 3 कक्षक होता है, इसलिए 3 डब्बा दिख रहा होगा आपको। D में 5 कक्षक होता है, इसलिए 5 बॉक्स बनाया गया है, और F में टोटल 7 कक्षक होते हैं, इसलिए 7 कक्षक आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कक्षक किसके अंदर? उपकोष के अंदर। अब लास्ट में आता है इलेक्ट्रॉन। तो अभी जो कक्षक है, इस कक्षक के अंदर ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मतलब जो हमने देखा था कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कहाँ पे होते हैं? तो वो कक्षक के अंदर होते हैं। समझ आ रही मेरी बात? तो इलेक्ट्रॉन कक्षक के अंदर होते हैं, ये तो मालूम चल गया। लेकिन कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सब में? तो देखिए S में तो एक ही कक्षक है, और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। एक कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा नहीं होता। तो इसमें तो 2 ही रहेगा, 1 और 2। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन आ गया S में? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। P में 3 कक्षक है भाई। अब 3 है तो सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम। तो टोटल कितना? तो टोटल 6। D में 5 है, तो 5 मतलब सब में 2-2 भरेंगे तो टोटल 10 हो जाएगा। और F में 7 है, 7 मतलब 2-2 करके करेंगे तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। कितनी पसंद में आई मेरी आपको? तो ये हो गया हमारा कक्षक, कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये डायग्राम जो मैंने बनाया है ये वाला, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से अपने कॉपी में बनाएंगे आप, और ये कक्षक बना लेंगे। कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सब में ऐसे इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो पहला टॉपिक था वो था कोष। कोष के बाद देखिए दूसरा है उपकोष, जिसको हम बोलते हैं सब सेल। सब सेल की संख्या भी 4 होती है, SPDF, और उसके बाद आता है ऑर्बिटल या कक्षक। और कक्षक जो हमने बनाया था वो हमारा हो जाएगा अलग अलग कक्षक। तो ये कक्षक हो गया, ये हमारा हो गया उपकोष, और ये हमारा क्या था? कोष। कक्षक S में एक बना लेना। ठीक, P में 3, D में 5, F में 7। सब में इलेक्ट्रॉन मालूम हो गया। S में 2 ही इलेक्ट्रॉन बस भर सकते हैं, P में
6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो ये हमारा हो गया सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और सबसे बेसिक केमिस्ट्री का बेसिक फंडा है ये, जिसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों को ये चीजें नहीं पता होती है। तो ये सारी जानकारी आपको हो गई, ठीक है। क्योंकि आगे जब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, कक्षकों में भरते हैं, तो हमको ये मालूम होना चाहिए ना कि कितना इलेक्ट्रॉन किस में भरते हैं। तो एस में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पी में जब भी भरेंगे तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम, और डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में टोटल हम 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बच्चों इतने ही देखते हैं, क्योंकि आज आपको ये सारी चीजों को अच्छे से लिखना भी है, नोट्स बनाना है और साथ ही साथ इसको एक बार रीड करना है, ठीक है। सारे वैल्यू को याद करके आएंगे आप। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे हम इसके आगे नए टॉपिक के साथ, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू, गुड बाय।